वेस्ट एशिया का युद्ध एक नई जियोपॉलिटिक्स को सामने ला रहा है। इसकी शुरुआत नेटो में आए बिखराव के साथ हो चुकी है। जहां ऑर्गेनाइजेशन का सर्वा अमेरिका इसे छोड़ने की बात कर रहा है, वहीं इसके सदस्य देश यानी कि यूरोपियन कंट्रीज भी मौजूदा हालात में इसकी प्रासंगिकता को खारिज कर रही हैं। स्थिति यह हो गई है कि जिस नेटो को लेकर रशिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, आज उसी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन नेटो में शामिल होने की दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन रशिया ने चेतावनी दी कि अगर वो ऐसा करता है तो रशिया उस पर हमला कर देगा। रशिया को डर था कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो वो रशिया के बॉर्डर पे आ जाएगा, यानी कि ये संगठन रशिया के बॉर्डर तक आ जाएगा और रशिया के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। हालात यहां तक पहुंच गए कि जिस नेटो के लिए अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के साथ आए, उसी को भंग करने के रास्ते पर पहुंच गए हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका नेटो की अगुवाई करता है, सारे पैसे सारी ताकत उसकी है, लेकिन अब वही इसे छोड़ने की बात कर रहा है। कल ट्रंप ने इसकी घोषणा की। ट्रंप ने कल अपने भाषण में कहा कि अगर यूरोप में स्थित वो अपने सैन्य अड्डों का ही उपयोग नहीं कर पा रहा है तो इसमें बने रहने का क्या फायदा। इस बीच यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा कि ट्रंप युद्ध में शामिल होने का बार बार दबाव डाल रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इससे डरकर युद्ध में शामिल नहीं होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि एक स्वतंत्र पहलकदमी लेते हुए ब्रिटेन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट का हल निकालने के लिए 35 देशों की बैठक बुलाई है। हालांकि इस बैठक में कौन से देश शामिल होंगे और ये बैठक कहाँ होगी, इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। और अगर बैठे भी तो क्या उनकी सेनाएं जमीन पर उतरेंगी या सिर्फ औपचारिक बयान तक सीमित रह जाएंगे। विडंबना ये है कि आज इजराइल के जन्मदाता को ही उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। दरअसल इजराइल के बसाए जाने के समय इंग्लैंड ही सुपर पावर था। सच्चाई यही है कि प्राथमिकता के तौर पर यह इंग्लैंड का फैसला था और अमेरिका ने उसमें उसका सहयोग दिया था। यानी कि इजराइल को कहा जा सकता है कि वो इंग्लैंड का ब्रेन चाइल्ड था। ऐसे में आज उसके लिए एक मोरल क्वेश्चन खड़ा हो जाना लाजमी है कि जिस बच्चे को उसने जन्म दिया हो उसे संकट के समय कैसे छोड़ सकता है। इस नजरिए से भले ही ब्रिटेन सवालों के घेरे में हो, लेकिन बात अब उससे आगे निकलकर उसके अस्तित्व की, उसके हितों की हो गई है। अब यूरोप के लिए प्राथमिकता लगातार ध्वस्त होती उसकी अपनी इकोनॉमी बन गई है। यूरोपीय देशों को भी लग रहा है कि अमेरिका के साथ रहकर उनका लगातार नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ऊपर से डिफेंस बजट बढ़ाने का दबाव डालकर उन्हें अतिरिक्त आर्थिक संकट में डाल दिया है। इसके ऊपर लगातार यूरोप पर अपना डिक्टेशन चलाता है। उसकी कोशिश रहती है कि वो जैसा चाहे ये देश वैसा करें। जिन देशों से अमेरिका चाहे उससे रिश्ते रखें, जिनसे तोड़ने के लिए कहे उसे तोड़ दें। इन देशों को लग रहा है कि इस दौर में चाइना एक ऐसा देश है जिसके साथ जुड़कर स्थितियां सुधारी जा सकती हैं। इस दिशा में प्रयास भी शुरू हो गए हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में यूरोप के अलग अलग देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने चाइना की यात्रा की है। तो दूसरी तरफ अमेरिका लगातार चाइना को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर उसे आगे बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि चाइना जिस मुकाम पर पहुंच गया है अब वहां से सुपर पावर की कुर्सी बहुत दूर नहीं है। इस नजरिए से देखा जाए तो यही अमेरिका और यूरोप के हित एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। असलियत तो यह है कि इस युद्ध ने दुनिया का रुख एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट की तरफ कर दिया है। दुनिया एक नए जियोपॉलिटिक्स की ओर बढ़ गई है। सही बात तो यह है कि जहां नेटो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, वहीं ब्रिक्स जैसा ग्लोबल साउथ का एक मजबूत संगठन सेंटर के तौर पर उभर रहा है, जिसका नेतृत्व चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया कर रहे हैं। और इसकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 5 देशों से शुरू हुआ ये संगठन अब 21 देशों तक पहुंच गया है। और चीजें जिस तरह से बढ़ रही हैं उसमें ये बात पूरे दावे के साथ कही जा सकती है कि आने वाले दिनों में शक्ति के तौर पर ग्लोबल साउथ पूरे पश्चिम पर भारी पड़ेगा। अब सवाल उठते हैं कि क्या सुपर पावर के तौर पर अमेरिका का पतन हो जाएगा और उसका स्थान चाइना ले लेगा। इस सवाल का जवाब जानी मानी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने अपने तरीके से दिया है। उसने इस बार इसी मुद्दे को अपनी कवर स्टोरी बनाई है। आज रिवील की अपने कवर पेज पर ट्रंप और जिनपिंग की तस्वीरों के साथ लिखा गया है कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, यानी अपने शत्रु को उस समय मत रोकिए जब वो कोई गलती करने जा रहा हो। मिडिल ईस्ट में अमेरिका डूबता जा रहा है। ब्लॉकेज, युद्ध और धमकी, यही उसकी कहानी है। जबकि चाइना बैठकर देख रहा है और इंतजार कर रहा है। इसे ही बगैर गोली चलाए जीत कहते हैं।
पश्चिम इसे स्ट्रैटेजी बताता है, बाकी दुनिया सब्र। वॉशिंगटन पुलों को जला रहा है जबकि चाइना उन्हें बनाने का काम कर रहा है। जब अमेरिका बॉम्ब गिरा रहा है तो चाइना व्यापार में व्यस्त है। ऐसे समय में जबकि पूरा साम्राज्य अपने ही बोझ के नीचे ध्वंस के कगार पर है, तब चाइना अभी भी खड़ा है, आगे बढ़ रहा है। शायद इसीलिए द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी। इन सवालों से बड़ा एक और सवाल कि नेटो के बाद पश्चिमी देशों की यूनिटी का कोई मंच रह पाएगा। ये जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं, इस लिहाज से खाड़ी का ये युद्ध निर्णायक साबित हो सकता है। ट्रंप को अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से सीखना चाहिए। आप भी जरा सुनिए और जानिए कि क्यों वो जॉन एफ कैनेडी थे। We must face the fact that the United States is neither omnipotent nor omniscient, that we are only 6% of the world's population, and that we cannot impose our will upon the other 94% of mankind, that we cannot right every wrong or reverse each adversity, and that therefore there cannot be an American solution to every world problem.